वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज के दंगल में हम आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान लेकर चलने वाले हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अजब गजब दंगल मचा है। सबसे ज्यादा कोहराम मध्य प्रदेश में है, जहां कांग्रेस पार्टी के नाराज कार्यकर्ता अपने नेता का टिकट कट जाने से बेहद नाराज हैं। कहीं शर्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं कार्यकर्ता शीर्षासन लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं। कमलनाथ के घर से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक जगह जगह आज भोपाल में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। टिकट बंटवारे पर नाराजगी बीजेपी के अंदर भी कम नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बीजेपी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में तो दोनों ही दलों के अंदर करीब 2 दर्जन सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी और विरोध की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि एमपी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने 1-2 सीट छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रदर्शन अब भी अनवरत जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार जिस तरह कांटे का मुकाबला दोनों बड़े राज्यों में नजर आ रहा है, उसमें क्या पार्टी में अंदरूनी असंतोष चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर राजनीतिक दल चुनाव से पहले असंतोष का डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या एमपी में सिंधिया गुट के नेताओं के टिकट कटने का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, और क्या कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी में ज्यादातर नेताओं का टिकट कटा है? ऐसे ही कई और सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सड़क से लेकर दरवाजे तक गजब का दंगल मचा है। कोई कहीं सड़क पर लेटा जा रहा है, कोई शर्टलेस विरोध कर रहा है, कहीं अपने ही नेताओं से धक्का मुक्की हो रही है, कहीं मान मनौवल है तो कहीं अपने ही दफ्तर में फर्नीचर युद्ध मचा रखा है। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक चुनावी सीजन में टिकट पर टकराव ऐसा है कि सीट सीट बगावत का बिगुल सुनाई पड़ता है। कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। बगावत की तो पूछिए मत। मंत्री से लेकर पार्टी के पदाधिकारी तक इस प्रकोप को झेलने के लिए मजबूर है। एक सूची जारी नहीं होती कि विद्रोह का धुआं फैल जाता है। भोपाल में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ के घर के बाहर से हटने को तैयार ही नहीं होते। 2 दिनों से कमलनाथ के बंगले के बाहर इसी तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट पर एक जगह नहीं, करीब 25 सीटों पर पार्टी नाराजगी झेल रही है। इसमें कहीं कांग्रेस के मौजूदा नेता टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं, कहीं बगावत पर बैठे हैं तो कहीं पार्टी ही छोड़कर चले गए हैं। ऐसी सीटों में इनमें गोविंदपुरा, बैरसिया, सेवड़ा, ग्वालियर दक्षिण, उज्जैन उत्तर, काला पीपल, बिजावर, दतिया जैसी कई और भी सीटें हैं, जहां कांग्रेस के नेता टिकट नहीं मिलने से भड़के हुए हैं। जिसको टिकट दिया वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। टिकट बंटवारे पर आज जो कार्यकर्ताओं का क्रोध कांग्रेस झेल रही है, करीब 22 सीटों पर उसी क्रोध का ताप बीजेपी भी झेल चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तक को नहीं बख्शा था। टिकट बंटवारे पर नाराजगी ऐसी थी कि ग्वालियर में सिंधिया महल के सामने तक धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया मान मनौवल करते नजर आ रहे थे और कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे लेटकर विरोध जता रहे थे। सिंधिया के घर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बंगले तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी टिकट काटने से नाराजगी जताई। एमपी में बीजेपी के अंदर जिन सीटों पर नाराजगी नजर आई है, उनमें ग्वालियर दक्षिण, बुरहानपुर, भिंड, उज्जैन उत्तर, टीकमगढ़, भोपाल दक्षिण पश्चिम, होशंगाबाद, मनावर, छिंदवाड़ा, चौरई, नागौद, रैगांव, काला पीपल और जबलपुर उत्तर मध्य जैसी सीटें हैं। एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे। वैसे मध्य प्रदेश में टिकट पर टकराव की सूरत हाल जल्द शांत नजर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 229 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने 228 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ऐसे में टिकट से पैदा हुई नाराजगी का असर नतीजों पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। टिकट पर असंतोष और विरोध का हाल राजस्थान में भी कुछ अलग नहीं है। राजस्थान में बीजेपी के अंदर चित्तौड़गढ़, बूंदी, अलवर शहर, उदयपुर, बीकानेर पूर्व, जयपुर, राजसमंद और सांगानेर जैसे इलाकों में नाराजगी देखने को मिली है।
राजस्थान में कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश की तरह टिकट पर टकराव तो नहीं दिखा है, लेकिन जयपुर की मालवीय नगर सीट को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि एक कांग्रेसी नेता दूसरे को भ्रष्ट बता रहा है तो दूसरा 40 करोड़ में सीट का सौदा करने का आरोप लगा रहा है। दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे का सौदा हो गया। बीजेपी में कब क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन बीजेपी का सफाया हो जाएगा राजस्थान में। वैसे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, दोनों ही राज्यों में माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐसी 5 सीटें हार चुकी है जिसका कारण बागी नेता थे। इस बार के चुनाव में देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी अपने बागियों को मतदान के दिन तक मना पाती है या नहीं, और मतदाता उस दल का कैडर वोटर बनकर वोट डालता है या नेता का समर्थक बनता है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और जयपुर से जयकिशन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। टिकट पर दंगल, बगावत से किसका होगा मंगल, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद असीम वकार साहब स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप। संजय कुमार जी आप को डायरेक्टर हैं लोकनीति CSDS के, और साथ ही हमारे साथ कुछ देर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी। लेकिन सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी शुरुआत आपसे ही करते हुए, कांग्रेस में कलह की स्थिति ऐसी है, कहीं शीर्षासन किया जा रहा है, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आगजनी करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर लंगर लगाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो फिर किस तरह से बदलाव कर पाएंगे आप लोग मध्य प्रदेश में, जिसका दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है? तहसीन जी। चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं आपको आज एक खुशखबरी देना चाहता हूं। हालांकि मेरी करीबन रोज कमलनाथ जी से बातचीत होती है, चुनाव के रिजल्ट नतीजे के दिन मैं आपके साथ आज तक के स्टूडियो में बैठा होगा और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे, एक नया इतिहास रचने जा रहे। कांग्रेस 140 सीटों को पार कर रहा है। आप इसे रिकॉर्ड कीजिए, उस दिन आप प्ले कीजिए। बगावत से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में होने जा रही। मैं इस हद तक जा रहा हूं चित्रा जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हाइपोथेटिकली आकर कहे कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री जी के पद से मैं रिजाइन करते मुख्यमंत्री बनूंगा, तब भी इनका कोई चांस नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी के जब प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु जी आएंगे, आप उनसे पूछ लेना मुख्यमंत्री उनका कौन बनेगा मध्य प्रदेश में, नाम नहीं दे पाएंगे, उनसे पूछ लेना राजस्थान में कौन बनेगा। मैं आपके शो पे कह रहा हूं अशोक गहलोत जी बनेंगे। और मैं और एक दावा करने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना दावे में की बात अलग है, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये शीर्षासन की तस्वीरें देख रहे हैं, आपके ही कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल आगजनी समझ रहे हैं, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल लाकर ऊपर आग लगाकर खुद को जलाने की कोशिश करें, नाराजगी कितनी चरम पर है, ये जो डैमेज किया जा रहा है इसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे आप लोग? सवाल ये है। सब डैमेज कंट्रोल है। कोई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई बीजेपी की साजिश है, मैं इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूं। सारे परिवार का सदस्य है। बिल्कुल कुछ लोगों की अपेक्षा होगी कि एक विनिंग स्टेट के अंदर उनके प्रतिनिधि जाए और उनके प्रतिनिधि कांग्रेस के चिन्ह पर जीते, लेकिन कमलनाथ जी ने जो फैसला लिया है हाई कमांड के साथ, राहुल जी प्रियंका जी के साथ, और प्रियंका जी लगातार उनके साथ है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ, राहुल गांधी और खड़गे जी की जीत होगी, और दिग्विजय सिंह जी का इसमें अच्छा रोल होगा। ठीक है, जितने भी आपके बागी नेताओं के नाम हैं उनकी पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, एक एक करके मैं उन पर आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन उसके पहले संजय कुमार जी आपके पास आते हुए, ये जो तहसीन पूनावाला की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि कमलनाथ ही CM बनेंगे, कुछ नहीं होगा ये वो, आपको लग रहा है क्योंकि मौजूदा परिस्थिति जिस तरह की कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है मध्य प्रदेश में, उसने बड़े नेताओं के सामने बड़ी चुनौतियां पेश कर दी हैं, कैसे पार पाएगी कांग्रेस उससे? चित्रा जी, ये कह पाना तो मुश्किल है कि कैसे पार पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है मध्य प्रदेश में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा या कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा, इतनी मजबूत आज कांग्रेस दिखाई पड़ती है मध्य प्रदेश में। मुझे ऐसा नहीं लगता, कम से कम मुझे इतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन इतनी मजबूत जरूर है कि कांटे का मुकाबला है, बीजेपी मैदान में डटी हुई है और कांग्रेस कस दम से उसका मुकाबला कर रही है।
तो ये कह पाना मेरे लिए असंभव, मुश्किल है बहुत कि कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव जीत रही है और तमाम सीटें जीत रही है। 130 140 का दावा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मुझे सिंपली ये लगता है कि अगर आप मध्य प्रदेश के तमाम चुनावों को देखें, पिछले 7-8 चुनाव को, हमेशा बराबरी का मुकाबला रहता है वोट प्रतिशत के हिसाब से। 2 चुनाव अपवाद है जब बड़ी मार्जिन से जीत हुई। पिछला चुनाव में भी बहुत क्लोज मुकाबला था। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को भी देखें तो बड़े कम वोट से जीत हार का फासला रहा है। तो ये चुनाव भी मुझे उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। इस वक्त कड़ा मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन किसी भी पार्टी की बड़ी बढ़त मुझे दिखाई नहीं पड़ती। किसी भी पार्टी, हाँ ठीक है, तहसीन बोलिए। एक ही लाइन में मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और सर बिल्कुल उनकी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन एक जो फर्क आ चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और ये फर्क पैन एशिया में, मैं एक लाइन ऐड कर रहा था पिछले मेरे सेशन में कि तेलंगाना में कुछ बदल गया है। कांग्रेस की एक लहर चल रही है, ऐसा लग रहा है, लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ा अंतर है मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में, मुख्यमंत्री के चेहरे जो है कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, या पता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा ये डिक्लेयर नहीं कर पा रही। पूछ लेती हूँ, सुधांशु जी हमारे साथ आ गए। आप बार बार तंज कस रहे हैं कि बीजेपी ये डिक्लेयर ही नहीं कर पा रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। और तहसीन पूनावाला का यह भी कहना है कि भले ही बगावत की तस्वीरें सामने आ रही हो और बीजेपी को तंज करने का मौका मिल गया हो, लेकिन लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में और कमलनाथ बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। सुधांशु जी देखिए, लहर किसकी चल रही है ये तो आने वाला वक्त बताए, क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं तो कोई बहुत लंबी बात नहीं है। परंतु देखिए, कहीं पर टिकट वितरण को लेके हर जगह एक से अधिक प्रत्याशी होते हैं, थोड़ा बहुत किसी के मन में भाव आ सकता, वो अलग विषय है। परंतु इनकी स्थिति तो बहुत भिन्न है। इन्होंने कहा प्रत्याशी की बात, साहब ये तो वो पार्टी है राजस्थान में जिसको ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे थे अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गए। तो ऐसा आपको अद्भुत उदाहरण पूरे भारत की राजनीति में कभी नहीं मिलेगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी हो वो बागी के कैटेगरी में मान लिया जाए। और इतना ही नहीं, राजस्थान में बागी की श्रेणी में सिर्फ वही नहीं थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी गहलोत खेमे में माने जाते थे, यानी उस समय जो हाईकमान के अगेंस्ट में थे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी उसी माने जा रहे थे। और अभी देखिए इनका कितना बढ़िया वीडियो वायरल हुआ है शांति धारीवाल जी का, कि वो कह रहे हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। तो भैया फिर खड़गे जी क्या कर रहे हैं भाई, जब मंजूर जबकि सोनिया गांधी जी इस समय कांग्रेस में किसी पद के ऊपर नहीं है। खैर, तो इसलिए इनकी स्थिति तो बिल्कुल विचित्र है। मतलब ये तो ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा भारत की किसी राजनीति के इतिहास में जो राजस्थान मध्य प्रदेश में इनके द्वारा देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष इनके राजस्थान में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अब इधर आ गए, हम लोगों के साथ आ गए। इसलिए इनके यहां जो टकराव है वो सीट या टिकट वितरण से उसका कुछ लेना देना नहीं जी। टिकट के कारण एक अस्थायी असंतोष के भाव के कारण हुई भावनात्मक अभिव्यक्ति अलग चीज है, और एक है स्थायी रूप से पार्टी के नेतृत्व को लेकर चुनौती। और इतना ही नहीं, याद करिए ऑब्जर्वर के रूप में गए थे यहां से दिल्ली से, तो इनसे राजस्थान में विधायक मिलने ही नहीं आए। हाँ। 2 दिन ऑब्जर्वर रह के चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके यहाँ की स्थिति और हमारी स्थिति में किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का। सुधांशु जी, लेकिन जब एक उंगली सामने वाले पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां खुद पर भी इशारा करती हैं। आपके नेता कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कहा जा रहा है कि कमलनाथ पैसे लेकर टिकट वितरण कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खुद के भीतर भी बगावत है। कई ऐसे अलग अलग हिस्से हैं या फिर विधानसभा सीटें हैं जहां पर बगावती तेवर आपके भी कार्यकर्ताओं की ओर से अख्तियार करके रखे गए हैं। सुधांशु जी, तो ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही चल रहा है। इस पर जल्दी से आप जवाब दें, फिर बाकी नेताओं के पास आऊंगा। देखिए चित्रा जी, तो मैं कह रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं। देखिए 2 प्रकार की चीजें होती है। एक होता है कि टिकट के ऊपर निश्चित रूप से कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकती जहां एक ही दावेदार हो, एक से अधिक दावेदार होते हैं, और उसमें 2-3 तो इतने योग्य होते हैं कि उनमें 19-20 का ही अंतर होता है, जिनमें से कोई फाइनल तय करना होता है। तो दूसरे के लिए अपने को स्वीकार कर पाना कि दूसरा मुझसे बहुत अधिक योग्य था, यह व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल होता है। समस्या रही हमारे कर्नाटक में भी थी और हिमाचल में भी थी। मगर यह तो एक चीज है कि आपकी राजनीति में कैडर के 2-3 योग्य लोगों के बीच में से एक को मिलना, जो मैंने बताया, इनके यहां तो सैद्धांतिक समस्या है। इनके यहां तो मुख्यमंत्री लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के सीएम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब पंजाब के सीएम रह चुके हैं, विजय बहुगुणा उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। तो इनके यहां वो बहुत डिफरेंस है। तो इन दोनों चीजों की कोई तुलना नहीं हो सकती। फिर मैं कह रहा हूं, चुनाव के समय
टिकट में, किसी विधानसभा सीट पर टिकट वितरण में 2-3 कार्यकर्ताओं के बीच में 19-20 का अंतर होते हुए दूसरे को मिल जाना एक पक्ष है, और सैद्धांतिक रूप पे मुख्यमंत्री या इसके स्तर के लोगों का खुला बगावत करना एक अलग चीज। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए जो बातें सुधांशु त्रिवेदी जी कह रही हैं, क्या वास्तव में ये अलग अलग पक्ष हैं और दोनों को एक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? और यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जिसका मैं रेफरेंस देकर आपसे सवाल पूछूंगी। मध्य प्रदेश में 5 ऐसी सीटें रही जहां पर बगावत के कारण 2018 में बीजेपी को हारना पड़ गया था, और 5 सीटें ही बीजेपी कांग्रेस से 2018 में पीछे रह गई थी, जिसके बाद उन लोगों की सरकार बनी थी। ऐसी स्थिति राजस्थान में थी 25 सीटों पर। बागियों के कारण कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान हुआ था, हालांकि उन्होंने वहां पर अपनी सरकार बना ली। क्या स्थिति नजर आती है बागियों की वजह से? देखिए चित्रा जी, इस पूरे मामले में मैं सुधांशु जी की एक बात से तो सहमत हूं कि जब भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हर पार्टी के अंदर असंतुष्ट ग्रुप नजर आता है। कुछ उसमें वायलेंट हो जाते हैं, कुछ अनुशासित रहते हैं, लेकिन एक दिक्कत जरूर पैदा होती है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 8-10 लोग होते हैं जो किसी भी एक टिकट के लिए क्लेमेंट होते हैं। एक को टिकट मिलनी होती है, बाकी 9 नाराज होते हैं। तो मैं इसको कोई बहुत अहमियत नहीं देता हूं जब तक कि कोई वाकई में कोई बहुत बड़ा नेता वो निकलकर सामने आए और वो बगावत की मुद्रा में आ जाए। अभी तक जो स्थिति राजस्थान कांग्रेस पार्टी और जो बीजेपी की है, या मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस और बीजेपी की है, ये दिखाई पड़ रहा है कि असेंबली टिकट के लिए क्लेमेंट्स बहुत थे, उनको टिकट नहीं मिला, इससे नाराजगी है, और ये नाराजगी स्वाभाविक होती। इसका कोई बहुत ज्यादा असर चुनाव के अंदर पड़ेगा, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, ऐसा दरअसल बहुत कम देखने को मिलता। हाँ, बहुत क्लोज फाइट हो तो जरूर ऐसा होता। मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के जो बड़े नेता हैं, वो शुरुआती गुस्से के बाद इनको या तो बना लिया जाएगा या इनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन इनकी वजह से चुनाव प्रभावित हो जाएगा, इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पार्टी हारेगी विधानसभा के चुनाव में तो इस आधार पर हारेगी कि क्या उस वक्त की जो मैक्रो पिक्चर है, यानी जो बड़ी तस्वीर है, उस बड़ी तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी लोगों के आकांक्षाओं, उम्मीदों और आशाओं पर खरी उतरती है या कांग्रेस पार्टी खरी उतरती है। जिससे ज्यादा उम्मीदें होंगी, जो ज्यादा उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति करता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसको पार्टी जीतेगी। मेरा बार बार इसमें कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को क्लियर एज है, इसमें कोई दो राय मुझे समझ में नहीं आती। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एज दिखाई पड़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई पड़ती है, तेलंगाना में मुझे लगता है कि अभी भी फोटो फिनिश है, हालांकि वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही, लेकिन असंतुष्टों की वजह से कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि बगावत बहुत ज्यादा किसी भी पार्टी को भारी नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद एसएम बकार साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। उनकी ओर से कहा गया है अगर सरकार बनी तो फिर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, यानी कि ये बड़ा दांव भूपेश बघेल की ओर से चला गया है। पहले की तरह ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपको बताते चले कि जब से वहां पर 15 सालों तक रमन सिंह की सरकार रही, उसके बाद बहुत बड़े मैंडेट के साथ भूपेश बघेल 2018 में बीजेपी को हटाकर सरकार में आते हैं और उसके बाद अब चुनावों के ठीक पहले उनकी ओर से ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि प्रचंड तरीके से फिर से अपनी सरकार बनाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों के साथ ही साथ करप्शन के भी आरोप लगाकर भूपेश बघेल पर निशाना साध रही है। पहले की तरह ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। मुझे लगता है सुधांशु जी इस पर आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद एसएम वकार साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुधांशु जी, सरकार अगर बनती है तो किसानों की कर्ज माफी होगी छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान किया गया है। देखिए, इसके दो पक्ष हैं, एक तकनीकी और एक नैतिक। तकनीकी दृष्टि से वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में कह सकते हैं, मगर जिस समय चुनाव आचार संहिता लग चुकी है उस समय क्या मुख्यमंत्री सरकार को लेकर कोई नीतिगत घोषणा कर सकता है, यह निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता का विषय है। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा। दूसरा मेरा मानना है, नैतिक दृष्टि से देखिए तो यही तो छत्तीसगढ़ है चित्रा जी। 2018 के चुनाव में याद करिए राहुल गांधी जी का वो तेवर में दिया गया बयान, जैसे ही हमारी सरकार आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में सारा कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 5 साल हो गए, उसके बाद ऐसी ऐसी शर्तें लग गई आकर कि बेचारे किसान तो बाहर हो गए और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई भी दोनों में चलती रही, मुख्यमंत्री नहीं बदला। राजस्थान में कहा था 5,000 रुपया महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके बाद एकदम से ऐसी शर्तें आ गई कि वो सारी की सारी चीजें बदल गई और बेरोजगार बेचारे देखते रह गए। इन्होंने कर्नाटक में कहा कि 2,000 और 3,000 देंगे छूट, और उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय को
वाहन खरीदने पे आधे का प्रीमियम, यानी बाकियों को 2000 4000, दूसरे के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2 लाख 3 लाख। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस घोषणा का नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस इन घोषणाओं पे खरी नहीं उतरी। और एक और मैं बात कहूं, कांग्रेस की यही आदत है, कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ अब इस 60 साल से करते आ रहे हैं। किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? मोदी जी ने आके क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हर गांव में बिजली पानी सड़क होगा, किसान को सुविधा देंगे, यूरिया का दाम नियंत्रित करेंगे, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराएंगे। तो क्या होता है कि एक विकास होता है। ये कहते हैं पैसा माफ कर दो, पैसा माफ करने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वैसे ही पैसा खत्म, और जहां के था वहीं खड़े हुए। इसलिए इनकी सोच केवल तात्कालिक राजनीति से प्रेरित है, हमारी दीर्घकालिक विकास से प्रेरित है। अब जब चुनाव आचार संहिता घोषित है, वहां पर चुनाव की तारीख सामने है, तहसीन पूनावाला जी, फिर अचानक से ये घोषणा करने की क्यों जरूरत आन पड़ी है? ये घोषणा करने की जरूरत इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ एक मॉडल स्टेट है। सबसे कम बेरोजगारी नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है छत्तीसगढ़ में है, और किसानों ने सबसे ज्यादा प्रगति छत्तीसगढ़ में किया है। लेकिन केंद्र सरकार से लगातार छत्तीसगढ़ को कोई हेल्प नहीं मिला है, इसलिए किसानों की मदद करना जरूरी है। जो काले कानून लाए गए थे, जो स्टेट डोमेन में थे, जिसको केंद्र की सरकार ने लाए थे, उससे कई प्रदेशों का नुकसान हुआ, उसमें से एक छत्तीसगढ़ है। लेकिन मैं कुछ सुधांशु जी को आंकड़े देना चाहता हूँ। उदयपुर में ताराचंद जैन जी वर्सेस आपके जो उप महापौर है पारस सिंह जी, उनके बीच में कितनी लड़ाई चल रही है। सीपी जोशी जी, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर पे पथराव हुआ और बीजेपी के दफ्तर को आग लगाया गया। उस पर राजस्थान में जहां जहां राठौड़ जी जाते वहां पे उनको काले झंडे दिखाए जाते। तो महिला रिजर्वेशन बिल पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करती, जिसमें एक लौती महिला स्टेज पर होती वसुंधरा राजे जी, उनको मौका नहीं दिया जाता बोलने के लिए। और ये बता रहे कि राजस्थान में दिक्कत है। राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष के घर पे पथराव हो रहा है, आपके ऑफिसर्स को जलाया जा रहा है। आप आपका देखिए सुधांशु जी, वहां पर आप संभालिए। कांग्रेस जीत रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दोनों ही पार्टियों के भीतर की तोड़फोड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच होड़ लगी हुई है कि कौन किससे आगे निकल जाता है बगावत करने में। इस पर मैं आप दोनों से आगे की प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन सैयद असीम वकार साहब आपके पास आते हुए, अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने चुनावी भाषण में ये कहें कि अशोक गहलोत और कांग्रेस के जो वोटर हैं वो नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानते हैं, क्या बोलना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी? ये सच है, और खाली वोटर नहीं, अशोक गहलोत साहब और कमलनाथ खुद नरेंद्र मोदी जी को अपना हीरो मानते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया अलायंस के जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो एक दूसरे को कह रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़ रहे, छत्तीसगढ़ में भी हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन कांग्रेस की एक दुविधा बता दूं कि कांग्रेस अपने ही लोगों से लड़ाई लड़ती है। पहले अपने ही लोगों को गिराने की, पटकने की, हराने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को जलील करने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये कैसा गठबंधन है? छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से इनको हराने में लगा हुआ है, कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं कि ये अगर हारते हैं, भाई हमारी तो दुआ ये है कि बीजेपी सब जगह हारे, हर जगह बीजेपी हारे, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में वापस से किसी कंडीशन में बीजेपी आती है तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की जितनी सीटें हैं वो जोड़ लीजिएगा, उन्हीं सीटों की वजह से कांग्रेस नुकसान में आएगी। भाई समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, अब आप लोग के सामने है। और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के उनको उत्तराखंड में हरा दिया। हाँ। ये तो खुद एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। वो सारी चीजें तो ठीक है, हीरो वाली बात समझ में नहीं आया ना असीम वकार साहब, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे कर ले तो जीत जाएगी, वरना इनको फायदा हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी के वोटर्स के हीरो नरेंद्र मोदी हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं? ये बात समझ में नहीं आई ना, आप समझा पाए हैं अभी तक? नहीं, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स के हीरो नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के हीरो नरेंद्र मोदी जी। मैं जो साफ साफ बोल रहा हूं कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अशोक गहलोत साहब और ये भूपेश बघेल साहब, इन चारों के हीरो नरेंद्र मोदी हैं।
ये आप देखिए, ये अखिलेश यादव जी खुद बोल रहे हैं, इनके अलायंस के लोग बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना से कहना चाह रहा हूं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। वहां एक स्टेबल सरकार है, मजबूत सरकार है तेलंगाना में, केसीआर साहब की मजबूती से चल रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई आधार नहीं है तेलंगाना में। कांग्रेस पार्टी ने पैक्ट कर लिया है बीजेपी से और पूरी ताकत लगाकर तेलंगाना में वोटर्स को भड़काकर बीजेपी से हाथ मिलाकर वो कोशिश कर रही है कि तेलंगाना की सरकार को बदलकर बीजेपी के हाथ में दे दिया। वो हंस रहे हैं आपकी बात पर। चित्रा जी, ये आपका शो एक बहुत ही प्रतिष्ठित शो है, बहुत ही रिस्पेक्टेड शो है। आशुतोष जी भी हंस रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी खुशी वाली कौन सी बात कह दी गई है। एक बार आशुतोष जी से पूछ लूं। एक बार हाँ बोलिए तहसीन, बोलिए। आपका शो इतना रिस्पेक्टेड शो है, इतना रिस्पेक्टेड शो है। और मेरे दोस्त और मेरे इसलिए हंस रहे हैं कि तहसीन पूनावाला के सगे भाई, तहसीन पूनावाला के सगे भाई पूरी ताकत लगा के कांग्रेस को हरा रहे हैं। अरे सर, ऐसे तो हर पार्टी में सगे भाई बीजेपी को जिता रहे हैं। ये तो व्यक्तिगत हो गया। मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगी दोनों ही पार्टियों की, किसी भी पार्टी की। हाँ ठीक है सर, मेन मुद्दे पर रहते, मेन मुद्दे पर वो जवाब देंगे। फिर आशुतोष जी भी हंस रहे थे, उनके हंसी के पीछे क्या वजह है वो भी जानेंगे। तहसीन पहले जवाब दीजिए आप। जी देखिए क्या है ना चित्रा जी, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की कि हमारे घर में जमहूरियत चलती है, लोकतंत्र चलता है, तो ठीक है, एक बीजेपी के समर्थन करता है, कांग्रेस का समर्थन करता है, आशुतोष जी के घर में भी ये चलता है। इसको लोकतंत्र कहते हैं चित्रा जी। परिवार में अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात वो है कि सिर्फ मैं, मेरा ओवैसी खानदान, सिर्फ मैं, स्कूल मेरे नाम पे, कॉलेज मेरे नाम पे। वकार साहब कभी एमआईएम के अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो ओवैसी साहब के पुत्र ही, ये जानते, इसी को कहते। दूसरों को कहेंगे मदरसा में जाओ और इंग्लिश मीडियम स्कूल और अंग्रेजी में अपने बच्चों को भेजेंगे लंदन सीखने के लिए। ये होता है हमारे घर में लोकतंत्र। मैं मुद्दे की बात कर लूं, देखिए चित्रा जी, मैं इसलिए हंस रहा था कि आपका शो एक बहुत रिस्पेक्टेड शो है, और एक रिस्पेक्टेड शो होने के नाते इस तरह की बात है कि वोटर्स को भड़का रहे, वोटर्स को गलत फहमी दे रहे। वोटर्स क्या बच्चे हैं? वोटर्स को नादान है। जब वोटर्स आपको वोट करते हैं, एमआईएम को वोट करते, बीआरएस को वोट करते, तब वो वोटर्स नादान नहीं है। अगर कांग्रेस को करते तो वोटर्स को हम भड़का रहे हैं। ठीक है, एक बार आशुतोष जी की बात ले लेती हूँ, उसके बाद सुधांशु जी के पास में जाऊंगी। ठीक है, आपकी बात हो गई। आशुतोष जी, आसिम वकार साहब ने क्या गलत बोल दिया? हाँ। नहीं, मुझे लगता है कि वकार साहब ने जो बात की, खुद वो भी अंदर से हंस रहे होंगे इस पूरे मसले के ऊपर, क्योंकि देखिए ये तेलंगाना के अंदर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ इमर्ज कर रही है और मुस्लिम वोटर अगर उनकी तरफ जा रहा है, तो उसको सबसे बड़ा नुकसान किसके होगा? सबसे बड़ा उसका नुकसान जो है एमआईएम को। ज्वाइन करने जा रहे हैं कांग्रेस क्या? मैंने तो आपके ऊपर क्यों बोलते हैं? 2024 चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस से। आपको बता दूंगा मैं, आप चिंता मत करिए। एमआईएम से तो नहीं लड़ूंगा कि आप लड़ने जा रहे हैं चुनाव कांग्रेस। अब दरअसल दिक्कत क्या होती है, एमआईएम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से इनको कवरेज मिलती है, और अकेले आंध्र प्रदेश के अंदर ज्यादा 7 सीट जीत लेते हैं, 8 सीट जीत लेते हैं, 10 सीट जीत लेते हैं। तो उसके बाद इनकी दिक्कत आज की तारीख में जो वहां से खबरें आ रही, वो यही खबरें आ रही है कि एमआईएम को वहां पे दिक्कत इस बार होगी। और इस तरीके से मैं तो वकार साहब का बड़ा प्रशंसक हूं। मैं तो कहूंगा कि भाई इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि लोग उसके ऊपर हंसे, और अगर मेरे जैसा व्यक्ति भी अगर उसको थोड़ा सा उत्फुल्लित हो गया इनकी बातों को सुन के, तो मैं तो उसी ध्यान से लेता हूं। लेकिन ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाने की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं एमआईएम अखिल भारतीय स्तर पर अपने इस उद्देश्य में पूरी तरीके से नाकाम रही है। इस बार कहीं इनको तेलंगाना और जो हैदराबाद का इलाका है, कहीं उनको वहां झटका ना लग जाए, इस वजह से इस तरीके की बातें की जा रही हैं जो अप्रत्याशित है और जिसको कोई आदमी गंभीरता से नहीं ले सकता है। ठीक है, वकार साहब 2 लाइन में अपना जवाब आप रख लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी चिल्ला कर हमको कहती है बीजेपी एजेंट, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर दुश्मन आपकी बुराई कर रहा है, अपोजिट में बैठा हुआ आदमी आपकी बुराई कर रहा है, तो वो समझ में आती है। लेकिन अगर एक साथ एक थाल में खाना खाने वाले, एक कमरे में रहने वाले, एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले अगर एक दूसरे को कहें कि तुम बीजेपी के एजेंट हो, तो सोचने वाली बात है। ठीक है, आशुतोष साहब इस पे नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी जी को कहा मंद बुद्धि हैं ये, मंद बुद्धि। आशुतोष जी, तहसीन साहब, ये हम लोगों ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा।
अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के नेता को कहा चिरकुट नेता। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव बोल रहे हैं छुटभैया नेता। ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं। तो इससे क्या आप जनता में संदेश दे रहे हैं? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। तहसील पुरावाला जी से मैं जवाब ले लूंगी। दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आया है आशुतोष जी प्रकाश डाले इसके ठीक है, अब आशुतोष जी से प्रकाश बाद में मैं डलवा लूंगी। एक आंकड़ा जल्दी से अपने दर्शकों को बताना है, उसके बाद सुधांशु जी, संजय जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। विधानसभा चुनाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, बागी किस तरह से खेल बना या बिगाड़ सकते हैं, उसी पर लगातार चर्चा है, जिस पर आप डिबेट भी देख रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टियों के अंदर टिकट बंटवारे पर जो कला हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उसे हर दल अपने स्तर से निपटाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक दलों का सिर्फ एक लक्ष्य होता है, उस सीट पर विजय किसी भी तरह से हासिल करना। लेकिन ये बगावत कई बार किस तरह से भारी पड़ जाती है, जल्दी से कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। मसलन मध्य प्रदेश की अगर बात सबसे पहले कर लें, 2018 में मध्य प्रदेश में कम से कम 5 ऐसी सीटें थी विधानसभा की जो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बगावत की वजह से हारी थी। यहां पर दिखा रहे दमोह, बीजेपी के बागी को 1131 वोट मिले थे। अगर बना लिए होते तो वोट बीजेपी को मिल जाता, तो फिर बीजेपी को 798 वोट से हार का सामना नहीं करना पड़ता। पथरिया, बीजेपी के बागी को 8755 वोट मिले थे, वहां पर बगावत का नुकसान इस तरह से हो गया, हार गई 2205 वोट से पथरिया। ग्वालियर दक्षिण की बात करें, बीजेपी के बागी को 30,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे, और यहां पर देखिए सिर्फ 121 वोट से ही भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पोहरी की बात करें, यहां पर बीजेपी के बागी को 52,736 वोट हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी हारी थी 23,386 वोट से पोहरी विधानसभा। भिंड की बात करें, बीजेपी के बागी को 30,474 वोट हासिल हुए थे, 35,949 वोट से यहां पर बीजेपी हारी थी। हालांकि ये परिस्थिति अलग थी, यहां पर बीजेपी को और मेहनत करनी पड़ती तो भिंड में उस मुकाबले को और ज्यादा कड़ा और बड़ा वो बना सकती थी। ये तो हमने आपको दिखा दी हैं तस्वीरें, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 5 ऐसी सीटें अगर बीजेपी जीत लेती तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस यहां पर 114 सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को और 109 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। तो आप सोचिए कि परिस्थिति उस समय की क्या बन सकती थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में पिछली बार की विधानसभा में बागियों के कारण कांग्रेस को जो नुकसान हुआ था उसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। झाबुआ, बुरहानपुर में यहां पर 7 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान मिला था, और आपको बता दें 7 सीटें अगर उसको मिल जाती, बागियों को वो मिला लेते, तो फिर प्रचंड तरीके से बहुमत की सरकार वहां पर बन सकती थी, क्योंकि 114 मिलने के बाद उसको बाकी दूसरे दलों से समर्थन हासिल करना पड़ा था। ग्वालियर ग्रामीण, पंधाना में बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ था। भगवानपुरा, उज्जैन दक्षिण में और यहां पर वाड़ा, सिवनी में भी कांग्रेस पार्टी 7 कुल ऐसी सीटें थी जहां पर उसको बुरहानपुर में 5120 मतों से जीते थे उसके बागी यहां पर मना लेती, तस्वीर अलग हो जाती। उज्जैन उत्तर में बागी को 13,072 वोट मिले थे, कांग्रेस 25,000 से अधिक वोटों से हारी थी। तो इनके जरिए दरअसल हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2018 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए बागियों ने कितनी बड़ी मुश्किलें, मुसीबत खड़ी की थी। मध्य प्रदेश से लगातार बगावत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी में कहीं ज्यादा बगावत इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में खुलकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं राजस्थान में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर बीजेपी के बागियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे तंज कस रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जितने आरोप लग रहे पैसे खाने के, तोड़फोड़ के, आगजनी के, अर्थी निकालने के, ऐसा मेरे ख्याल से शायद आप एग्री करेंगे, पूरे प्रदेशवासी एग्री करेंगे कि ऐसा माहौल कभी राजस्थान में देखा नहीं हमने, किसी पार्टी में नहीं देखा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये क्यों हुआ है, इसका रिसर्च करने की बात है। जिस प्रकार बीजेपी की अप्रोच है, वो अपना में इस बात का प्रतीक है, 7 मेंबर पार्लियामेंट को इन्होंने उतार दिया मैदान के अंदर। क्या उनका एक कार्यकर्ता बनी था 5 साल काम करने वाला? इसका मतलब इतने घबराए हुए हो। राजस्थान में जो सरकार ने काम किए हैं वो भी एक इतिहास बन गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। सुधांशु जी इस पर जवाब दीजिए। संजय जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन सुधांशु जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि कितनी डरी हुई है बीजेपी की अपने सांसदों को मैदान में उतारना पड़ रहा है, उनके पास ऐसा लग रहा है नेता और कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं।
देखिए, डरना तो ये होता है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष घोषित करने के बाद कांग्रेस ने कदम पीछे खींच लिए थे। डरना तो ये होता है कि अजय माकन गए थे और उनका बाकायदा टीवी पे बाइट अवेलेबल है कि कोई मिलने नहीं आया ऑब्जर्वर से, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई दिल्ली पहुंचने के बाद। और जहां तक उन्होंने कहा कि ये विवाद की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की जनता ने तो 5 साल से देखा है, एक जहाज को 2 पायलट उड़ा रहे थे या एक फूल 2 माली थे। तो राजस्थान की जनता ने तो कांग्रेस के इन 5 वर्ष के शासनकाल में 2 चक्कियों के बीच में अपने को पिसते हुए देखा है। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की उठापटक चलती रही, उसका खामियाजा हुआ कि राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ, सांप्रदायिक वातावरण कभी खराब नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब नहीं था, महिलाओं पर अत्याचार की वो घटनाएं नहीं होती थी। ये सारी की सारी चीजें जिस ढंग से हुई हैं कांग्रेस के शासनकाल में। और भाई, हमें तो तहसीन जी को अगर याद हो, 2018 के चुनाव में जानते क्या हुआ था? टिकट घोषित होने से पहले 3 लोगों ने जाके नामांकन कर दिया था। चेक कर लीजिएगा जाके। अशोक गहलोत जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, कहते वो उनका मुहूर्त निकला जा रहा था इसलिए उन्होंने कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले अशोक गहलोत जी ने जिन 5 लोगों का नाम घोषित करके कहा, जिसमें शांति धारीवाल जी भी थे, कि इन 4 को जिताना, 5 को जिताना, उनमें से 4 के पहली लिस्ट में नाम ही नहीं आए। तो भाई वहां अंदर क्या चल रहा है सबको पता है। और मैं तहसीन जी को यह भी याद दिला देना चाहता हूं, हमारे यहां जो छोड़ के जाता है, हमें कुछ नुकसान हुआ, मगर फिर उसे रियलाइज होता है कि जो मान सम्मान भाजपा में है और कहीं नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री स्तर के लोग गए हों, येदियुरप्पा जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, सब वापस भाजपा में आए, भाजपा और मजबूत थी। आपके यहां जो छोड़ के जाता है, पार्टी निपटा देता है। शरद पवार जी कांग्रेस में ही थे, निपट गई कांग्रेस, छोड़ के गए। ममता बनर्जी जी कांग्रेस में थी, छोड़ के गए, निपट गई। जगन मोहन रेड्डी जी कांग्रेस में थे, छोड़ के गए, निपट गई कांग्रेस। कैप्टन साहब छोड़े, कांग्रेस निपट गई पंजाब में। इसलिए ये स्थितियां आपकी। और एक बात मैं और कह दूं चित्रा जी, अभी आशुतोष जी ने जो बोली थी बात, उनका मैं थोड़ा समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी को डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है मीडिया में, बिल्कुल सही बात है। जो जितना कट्टर मुस्लिमों के बारे में बोलेगा, उसके ऊपर सेकुलर स्नेह और अनुग्रह उतना ही बरसता है। इस कारण से हर उस व्यक्ति को डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलने लगता है। और एमआईएम के हमारे असीम वकार साहब ने जो बोला, वो जानते हैं, उन्होंने अच्छी बात बोली। जानते क्यों बोला? वो एहसान चुका रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी का जो घटिया बयान था, उस जमाने में तो एमआईएम और कांग्रेस की अविभाजित आंध्र में मिलीजुली सरकार थी, मगर ये तो टीआरएस की सरकार के समय में केस खत्म हो गया। ऐसी गजब की पैरवी हुई कि वो कोई वीडियो देख ले तो उसमें बचने की गुंजाइश नहीं है, मगर एमपी एमएलए कोर्ट से क्लियर। तो उतना एहसान तो बेचारे चुकाएंगे ही टीआरएस का। और हैदराबाद में उनका समर्थन रहता था, और डर क्यों ना हो, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जिस ढंग से बीजेपी ने इतनी भारी सफलता हासिल की जो इससे पहले नहीं था, तो हैदराबाद भी डगमगा रहा है। टीआरएस से एहसान भी चुकाना था। और जो आशुतोष जी ने कहा डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन तो पाना ही पाना था। तो इसलिए अगर मैं देखता हूं तो इन सारे दलों के अंदर एक पॉइंट मैं कह दूं, भाजपा और कांग्रेस में मूल अंतर जानते क्या है? हम मूलतः एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी, कांग्रेस मूलतः एक सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है। इसलिए इनका बड़ा लीडर पार्टी छोड़ता है तो पार्टी खत्म हो जाती है। हमारे ऐसा नहीं होता है, छोड़ता है, हमें कुछ नुकसान होता है और उसके बाद वापस आता, पार्टी और मजबूत होती। इसीलिए हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिसका 72 साल में एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। कांग्रेस का 136 साल में कोई 20 साल नहीं बता सकते। तहसीन जी, 1885 से कह रहा हूं, जिसमें कि कभी इनका डिवीजन ना हुआ। तहसीन जी, मैं उत्तर दे देता हूं। सुधांशु जी शायद भूल रहे कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमें छोड़कर गए भाजपा के अंदर, उनके कोई भी प्रत्याशी उस इलाके से नहीं जीत रहे, वहां पे रिवोल्ट हो रहा है। और कर्नाटका में आपकी क्या हालत है सुधांशु जी? आज आप एलओपी अपॉइंट नहीं कर पा रहे कर्नाटका के अंदर, और डर इस बात का है भाजपा को कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो गया, जीतना तो बहुत दूर की बात है, तो भाजपा दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो जाएगा। ये चीज आप नोट कीजिए। लेकिन जो सुधांशु जी कह रहे थे कि भाजपा में कभी भी वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, बिल्कुल सही कह रहे। भाजपा का जो इतिहास रहा है, पहले चुनाव कौन लड़ता था? हिंदू महासभा, वो समाप्त हो गया। फिर कौन लड़ने लगा? जनसंघ, वो समाप्त हो गया। अब भाजपा आगे कुछ समय बाद ये भी समाप्त हो गए। इतिहास में नहीं जाते, बाकी लोगों को भी बोलना है। ठीक है। जल्दी से संजय जी, संजय कुमार जी, मैं अब सीधे आपके पास आते हुए, यहां पर अपने अपने दावे दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। सुधांशु जी, कुछ आपका पॉलिटिकल पार्टी अब इतने ज्यादा इतिहास में नहीं जानते हैं। अरे भाई, जनसंघ को जनता पार्टी मिले हुआ, भाजपा बना और बड़ा हो गया।
कोई जनसंघ खत्म थोड़ी हुआ। आज की भाजपाई तो पूर्व का जनसंघ है। अभी इतना तो मत बोलिए मान्यवर। ठीक है, अब इतने इतिहास में नहीं जाते हैं। संजय कुमार जी को जब से कराना चाहूंगी। संजय कुमार जी, ये जो आंकड़े हमने रखे देश के सामने कि किस तरह से 7 सीटों पर बागियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, 5 सीटों पर बीजेपी को मध्य प्रदेश में नुकसान पहुंचाया था पिछली बार, और यहां पर असीम वकार की पार्टी को लेकर भी आशुतोष जी ने भी, सुधांशु जी ने भी टिप्पणी की है। इस बार राजस्थान में किस तरह का उनका रोल देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस बात को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था, 5 उनके विधायक जीते थे। बिल्कुल हल्के में क्या आसिम वकार की पार्टी को लिया जा सकता है? देखिए चित्रा जी, बिहार की स्थिति और राजस्थान की स्थिति की तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम वोट के मद्देनजर अगर हम बात करें तो ये जरूर है कि बिहार की राजनीति में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो AIMIM ने कुछ सीटें जीती थी, लेकिन अगर आप बारीकी से उनको देखेंगे, उन सीटों को, जो एक सीट को जीत रहे हैं लेकिन बगल वाली सीट पे आपका वोट प्रतिशत बिल्कुल नीचे गिर जाता है। ये बहुत बड़ी पार्टी की जीत नहीं थी, ये उन उम्मीदवारों की जीत थी जो बहुत पॉपुलर थे, जिनको AIMIM ने टिकट दिया और उनकी टिकट पे वो जीत कर आए। तो प्रदर्शन अच्छा था, 5-7 सीटें उन्होंने जीती, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन राजस्थान में करते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि राजस्थान में की जो पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, क्योंकि वहां मुस्लिम वोटरों का कंसंट्रेशन आपको उस तरह से नहीं दिखाई पड़ता है जैसा बिहार में दिखाई पड़ता था। सर, वक्त इतने की इजाजत देता है, आपकी बात जो कटी है आगे उसको मैं जरूर पूरा करवाऊंगी अगले डिबेट में। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बागियों ने खेल बनाने की कोशिश की है खुद के फेवर में इस तरह का हंगामा करके, लेकिन क्या पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा और बगावत को थामने में क्या कांग्रेस या फिर बीजेपी कामयाब हो पाएंगे, ताकि 2018 वाली स्थिति उनके लिए नहीं बने दोनों ही राज्यों में। इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।